हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? भूल गया मैं। तुम्हें याद है क्या बोल रहा था लास्ट में? बियर बियर हाँ, बियर पथरी बियर बियर। हाँ। वो बियर शुरू कर देते हैं, बियर पीते चले जाते हैं। मैंने कहा भैया ये वाली बियर का पता है इसका क्या है इसके अंदर? वही डॉक्टर ने कहा है बियर होती है जौ का पानी। आज कौन सी बियर में जौ का पानी मिलेगा आपको? डिस्लरी में तैयार होने वाली बियर में जौ का पानी कहां से लाओगे? तो अब वो पी लिया, किडनी में स्टोन है, किसी तरह वो निकला, अब यूरेथ्रा में फंस गया, अब चिल्ला रहे हैं। अब यूरिन पास नहीं हो पा रहा क्योंकि वो स्टोन प्रेशर के कारण, इतना पी ली बियर, प्रेशर के कारण यूरेथ्रा में स्टोन आ गया, अब फंस गए। अब वो पास नहीं होने की जगह पैसेज नहीं है, अब वो चिल्लाएंगे। तो ऐसी ऐसी मूर्खताएं लोग करते हैं क्या सुन के। अब वो बियर से, अगर मान लो, चलो मैं एक बात कहूं, बियर से रिलीज भी हो जाएगा। स्टोन अगर बहुत बारीक है तो रिलीज होगा, अगर वो बड़ा है तो कैसे निकलेगा? अब वो तो फिर हाय तौबा करने, अब पेट में दर्द हो जाता है उनके पूरे उसमें, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया, पास नहीं कर पा रहे यूरिन। तो ये ऐसे ऐसे हमारे यहाँ बड़े अकलमंद लोग हैं, कुछ का कुछ। और बिल्कुल तय हो गया भाई बियर पीने का, तो डॉक्टर ने क्या रखा है, अब एडिक्शन पड़ गया, बियर का ही एडिक्शन पड़ गया। ऐसी ऐसी बातें होती है। ठीक है, उसने कह दिया होगा डॉक्टर ने थोड़ा बहुत ले लो, उसने तो पता लगा 4-4 बोतल चढ़ानी शुरू कर दी। तो ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं, फिर परेशान होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बाद में चिल्लाएंगे हाय मर गए। अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया सिस्टम। ऐसा भी केस मेरे सामने आए। तो ये एक आदमी को एक मौका मिल जाता है, भैया चलो बियर बता दिया, बियर पियेंगे। अब बियर भी इतनी पियेंगे फिर उसके गुलाम बन जाएंगे, बियर अब डेली चाहिए। मेडिसिन वाला चक्कर ही खत्म हो गया उसका, तो डेली शुरू हो गए। कॉम्प्लिकेशन आते रहते हैं, वो कुछ का कुछ कहानी पहुंच जाती है। अज्ञानता इतनी है ना। अब जागृत इंसान में और एक आम आदमी में यही तो अंतर है। अब कितना ही कुछ बता दे कोई, जागृत इंसान का अंदर का सिस्टम उसे बताता है कि भाई ये लिमिट है तेरी, इससे ज्यादा मत चल आगे को। अंदर से आवाजें आनी शुरू हो जाती है, होती है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमिता बहन, माइक खोल लो। हाँ जी भैया, जैसे हमने जैसे पढ़ाई की मेडिकल की, तो उसमें मेडिसिन पढ़े, जो भी पढ़े, तो उसके चलते क्या होता है, कभी कभी माइंड एक्टिव हो जाता है कि हाँ ये पढ़ा था तो ये करना है। जैसे कुछ दिन पहले का एग्जांपल मैं बताती हूँ, मुझे अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो गया था। पैनक्रियास में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया था, बाहर घूमने गई थी उस समय। तो अब क्योंकि बाहर थी तो इसलिए इंजेक्शन लेने का कोई स्कोप नहीं था। तो जितना पढ़ाई किया था, जो किया था, सारा दवाई खा ली। पेन किलर्स, पेन बहुत होता है उसमें, हर 2-3 घंटे में एक पेन किलर, हर 2-3 घंटे में एक पेन किलर, वैसे खा रही हूँ। मेडिसिन भी खा रही हूँ, कुछ आराम ही नहीं हो रहा है। फिर अल्टीमेटली मेरे अंदर मतलब हार्ट से रियलाइजेशन आया कि ये तो मैंने पढ़ा है ना, पर शरीर तो मैंने नहीं, मतलब मैंने तो जो शरीर जिसने बनाया है उसके शरीर को पढ़ा है। फिर मैंने माँ से कहा आई सरेंडर, आपको ठीक करना है करो, नहीं ठीक करना है मत करो, अब मेरे बस का कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मतलब पूरी रात एयरपोर्ट में बितानी थी, बहुत ज्यादा पेट में दर्द था। मैं वैसे ही जो ये जूम सेशंस होते हैं, मेडिटेशन करते करते कब मेरा पेन खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं पूरे फ्लाइट सोते हुए आई। उसके बाद वापस आके भी जब इंजेक्शन लिया, बहुत पेन हो रहा था, पेन का इंजेक्शन लिया, जो मतलब बस मॉर्फिन लेना बाकी रह गया था। ओहो। बाकी सा बाकी सारे इंजेक्शंस मैं ले चुकी थी। फिर जैसे मुझे सबने बोला कि अब मॉर्फिन ले लो, मैं बोली नहीं, अब कुछ नहीं लूंगी, अब जो होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, अब मुझे सोचना ही नहीं है। तो फिर वही मेडिटेशन करते करते फिर अपने आप ठीक हो गया। तो मुझे वही लगा, हम अपने सिस्टम को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, एग्जैक्टली। हम माइंड से चलने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माइंड ही माइंड सारा, उसके ऊपर हमारा माइंड जो है
एक सर्टेन चीज के लिए बताता है, बाकी बाकी सारी चीजों को तो उसे भी नहीं पता बेचारे को। अब वो जो नॉलेज है, जो भी नॉलेज कहीं से लिखी पड़ी है, वो एक पर्टिकुलर स्टेटस के लिए है, लेकिन हमारा स्टेटस बदल रहा है, बायोलॉजिकल लेवल में बदल गया, तो वाला स्टेटस पे वो शरीर वाली भी तो बदल गया हाँ, हमारा। वो वाला ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा ना। प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं अंदर के सिस्टम की भी। अगर अब अब देखिए, हम जैसे मैंने खुद देखा है भैया, एलोपैथिक मेडिसिन मेरी बॉडी अब उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। देखिए आपको पता है पेन किलर का जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मैं कोई मेडिकल से रिलेटेड नहीं हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि पेन किलर क्या करता है, ब्रेन के सिग्नल्स को डिसेबल कर देता है, उसके हाँ। कारण पेन भी नहीं होता। लेकिन पेन थोड़ी ठीक हो गया, वो सिग्नल गड़बड़ हो गए हैं। सिग्नल सिग्नल जो है वो हमें आ नहीं रहे पेन के, जिससे हम कहते हैं पेन रिलीव हो गया। पेन तो वहीं का वहीं है, कॉजेज भी वहीं का वहीं है, लेकिन सिग्नल नहीं आ रहे ब्रेन को, तो आपको पेन फील नहीं हो रहा है। वो जो सेंसरीज है उसको वो एक तरीके से डिसेबल कर देता है ब्रेन की, जहां तक मैं समझता हूँ। अब हम मेडिटेशन पे आते हैं। जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम जुड़ते किससे हैं? माँ आदि शक्ति से। शरीर किसने बनाया है? माँ आदि शक्ति ने बनाया है। जब हम शरीर आदि शक्ति माँ से जुड़ गए और हमने एक तरीके से अपने सारे अस्तित्व को उनके हवाले कर दिया, अब वो क्रिएटर है बॉडी की हमारी, तो उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो पावर है, वो हमारे ब्रेन में, ब्रेन उनकी पावर को कांटेक्ट में आने के बाद में, उनकी पावर के कांटेक्ट में आता है, तो ब्रेन जो है डिफरेंट काइंड के फ्लूइड जनरेट करता है, ये तो आप जानते ही हैं। और वो डिफरेंट काइंड के जो फ्लूइड हैं, वो पॉजिटिव फ्लूइड जो हैं हमारे अंदर मूव करते हैं, वो पेन वाले प्लेसेस पे भी जाते हैं। वो फ्लूइड वो भी वही काम कर देते हैं जो मेडिसिन से आर्टिफिशियली हम कराते हैं, बल्कि उनका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि पेन ही रिमूव नहीं करते, वो हील भी करते हैं। जो कॉजेज हैं वो उसको एनर्जी हील भी करती है, डिवाइन एनर्जी, क्योंकि वो क्रिएटर है। तो ह्यूमन तो सारे फिनोमिना को जानता नहीं, सारी बॉडी की एनाटॉमी को 100% तो ह्यूमन नहीं जानता, कोई भी कितना भी प्रैक्टिस करे हो। लेकिन जो क्रिएटर है वो तो ईच एंड एवरी सेल को जानती है ना। तो वो जो हमारे अंदर फ्लो करती है एनर्जी, वो तो फिर आप सोच भी नहीं सकते ना। इसलिए कहीं ना कहीं हीलिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप धैर्य रखें, आप कोई मेडिसिन ला लो, आप ठीक हो जाओगे कुछ समय बाद। क्योंकि हम काम करते हैं, हमें काम में तकलीफ आ रही है, हमारी लाइफ ऐसी है, हम कहेंगे यार इतने दिन परेशान रहने से अच्छा है हमारा काम का भी नुकसान हो जाएगा, दवाई खा लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल छोड़ दो तो कुछ समय बाद आप ठीक हो भी जाओगे अपने आप। ये जो सहस्त्रार हार्ट से कनेक्टेड होंगे ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा ये पावर, इसमें कोई शक नहीं है। पर उसके लिए पेशेंस चाहिए। अब उसको हम मेंटल लेवल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने दिन में ठीक करेगा। और वो ठीक कैसे करेंगे? वो ठीक इस तरीके से करेंगे कि जितने दिन हमें कष्ट रहना है, उन कष्टों में की अवस्था में भी हम कुछ ना कुछ आंतरिक रूप से सीख रहे होते हैं। वी आर लर्निंग समथिंग। सूक्ष्म रूप में हम कुछ सीख रहे हैं, सरेंडर में सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो अगर वो पेन नहीं होगा तो हम सीखेंगे भी कैसे, उस स्टेटस को जिएंगे कैसे? मान लीजिए किसी को बहुत तकलीफ हो गई, उसने कहा भाई एक साधक साधिका है, उनको हो गई बहुत तकलीफ, और वो साधक साधिका ऐसी है, उसकी लाइफ बहुत बिजी है, उसको टाइम ही नहीं है, संसारिक स्तर में उसको बहुत एंगेज है उसकी लाइफ। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हो बिस्तर पे तो आप पे बहुत टाइम होता है। तो अब परमेश्वर ही देख रही है भाई ये है तो अच्छी साधिक साधिका, और ये जुड़ना भी चाहती है, गहरा भी होना चाहती है, पर इस पे समय नहीं है। तो परमेश्वरी ने एक व्यवस्था करी, चल भाई इसे थोड़ा बीमार कर दिया जाए ताकि समय निकाल ले अपने लिए। तो वो जो टाइम है बिस्तर पे पड़े रहने का, वो आप यूटिलाइज कर लोगे ब्यूटीफुली, तो आपकी ग्रोथ होगी ऐसी कंडीशन में। तो ये बाई विल भी, उनकी इच्छा से भी ऐसा होता है कि चलो इसे थोड़े दिन बीमार करो भाई, ये तो टिक के बैठता ही नहीं है। तो ये उनका खेल है परमेश्वरी का। अब हम उससे चिंता करने लगे, हाय हम बीमार हो गए, जल्दी से ठीक करो, जल्दी से ठीक करो। परमेश्वरी का मकसद था कि आपको थोड़े दिन लिटा कर आपकी आंतरिक चेतना को जागृत करना चाहते थे वो।
और आपको जल्दी लगी हुई है, ये दवाई खा, वो दवाई खा, जल्दी से ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाओ, भला ठीक हो जाओ। पता लगा हम उनकी बात समझ नहीं पाए, हमने जल्दी जल्दी अपनी कर ली। तो ये भी एक कहानी है। पर चूंकि हमारी लाइफ ऐसी है तो हम चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाए, वरना हमारा बहुत सारा काम छूट जाएगा। और वो हमें लेटाना चाहती हैं कि आंतरिक साधना से जुड़ पाओ जिससे। ये है गेम असली। अगर हम इस तथ्य को पकड़ लेते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, ठीक है प्रभु, माँ ठीक करोगे तो कर दोगे, थोड़ा बहुत आप खा लेते हो दवाई। ऐसा नहीं करते कि बहुत सीरियस होकर हमें दवाई खानी है यार, ये करना है वो करना है। तो ये है कहानी सारी। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि हम उसे कितना सहते हैं, कितना नहीं सह पाते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन खेल परमेश्वरी का ही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और जब वो देखती हैं कि यार ये झेल नहीं पाएगा, चलो भाई थोड़ा इसे ठीक ठाक सा कर दो। और जब वो देखती हैं इसकी सहन शक्ति अच्छी है, तो फिर वो लंबा कर देती है थोड़ा, कि चलो और टाइम में थोड़ा ठीक हो ना, क्योंकि और 15 दिन बिस्तर पे बिता लो। क्योंकि आप तो हाँ बस बिस्तर में लेटे लेटे भी आप आंतरिक चिंतन के दौर से गुजर रहे हो, ऊर्जा का आनंद ले रहे हो। अब आपके पास पूरा टाइम है बीमार होने के बाद, बशर्ते आप बीमारी से अटैच ना हो। तो जो बीमारी से अटैच है उसके लिए तो बेकार है। फिर बीमारी से अटैच अगर जो नहीं है उसके लिए तो वो गोल्डन पीरियड है जो बिस्तर पे लेटा है। शरीर से अटैच होगा तो फायदा नहीं, बीमारी से अटैच होगा तो फायदा नहीं। जो डिटैच है उसके लिए तो गोल्डन पीरियड है बीमारी वाला टाइम। उसका सरेंडर बढ़ रहा है, सरेंडर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है सरेंडर की बीमारी में, अगर कोई जागरूक है तो। इसलिए मेरा तो मानना यह है कि अगर आप बीमार भी हो जाएं तो कभी मत कहो श्री माता जी मुझे जल्दी ठीक कर दो, मत कहो, क्योंकि आप ही के लाभ के लिए आपको बीमार किया गया है। अब मान लीजिए किसी एक इंसान को, कोई एक बहुत जागरूक इंसान है, उसको डॉक्टर ने कहा बेटा तुम्हारे गंभीर रोग लग गया है, वो ठीक तो कभी होगा नहीं। अगर कोई बता दे भाई ठीक नहीं होने का तू, अब जागरूक इंसान क्या करेगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है नहीं ठीक होने का, चलो भाई आज से बाहर की सारी गतिविधियां बंद, संसार की कोई काम नहीं करूंगा, बस मैं अब अंदर की तरफ ही चलूंगा। उसके लिए तो फिर ये बहुत बढ़िया पीरियड हो गया। और हम संसारिक जीवन जीते थे, 36 काम में अपना टाइम लगाते हैं, सारा टाइम हमारा हमारे जिंदगी का लगभग 90% समय बेकार की जिंदगी में जाता है, बेकार की यूजलेस लाइफ में हम वेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल ही चला जाता है। 10% को तो मैंने वैसे ही बचा लिया है, लेकिन 10% में भी 2% भी इस्तेमाल नहीं करता मनुष्य। आंतरिक यात्रा पे चलने के लिए 2% समय भी वो लगाता नहीं अपने साथ में। ये बात मैं पक्की बात बता रहा हूँ, क्योंकि संसारिक जीवन का महत्व उसके लिए इतना जरूरत से ज्यादा है कि मनुष्य उसी में ही घुसा रहता है, संसारिक जीवन में उससे हटता ही नहीं है, और अपने आप को एक झूठे लेम एक्सक्यूजेस देता रहेगा, नहीं नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अभी तो मुझे जिम्मेदारी संभालनी है, अभी फला करना ठिकाना करना। लेम एक्सक्यूजेस अपने साथ से करके वो देता ही नहीं अपने को समय। लेकिन बीमारी वाला समय गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि बीमारी में तो आप संसारिक दायित्व भी निभाओगे नहीं, संसारिक ड्यूटी भी से भी फ्री हो गए, तो अब आपको गोल्डन पीरियड हो गया ना। मैंने बहुत से सहयोगियों को ये कहते थे ना ना हमसे ना इतना टाइम ही नहीं होता, मुझे हंसी आती है। ठीक है, ओके, इट्स योर चॉइस, मुझे तो कुछ कहना नहीं इस विषय में। भाई मुझे क्या बताने से फायदा है इस बात का कि हम पे टाइम नहीं है। भाई दिस इज योर प्रॉब्लम, आप मेडिटेशन में उतरना चाहते हैं नहीं उतरना चाहते, दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। मुझ पे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अरे रे मैं तो बहुत बिजी इंसान हूँ, मुझ पे क्या फर्क पड़ने वाला है इस बात से। और आप ऐसा कह के अपने को ही तो धोखा दे रहे हैं। जो सहजी ऐसा कहते हैं बड़ा बिजी हूँ बड़ा बिजी हूँ, तो भाई आप अपने आप को इल्यूजन में रखे हुए हैं, क्योंकि आपकी आंतरिक यात्रा तो आपकी पॉज पे पड़ी हुई है, पॉज हुआ पड़ा है उसका।
और जब ये पॉज पे ही पड़ी रह गई तो आपकी चेतना विकसित नहीं हो पा रही है, तो लॉस तो बहुत बड़ा आपका है, किसी और का तो है नहीं। रहो बिजी और बिजी हो जाओ, हमें क्या दिक्कत है। ऐसा भी होता है, बड़ा अजीब लगता है मुझे कि ये क्या साधना से जुड़ेगा, ये अपनी बिजीनेस को इतना महत्व दे रहा है। क्या करना है फायदे में, मर जाएगा एक दिन, तब भी तो पड़ा रहेगा बिस्तर में। बीमारी बीमारी लग गई, अब पता लगा बीमारी तो लग गई है, बिस्तर में ही पड़ गए, चेतना विकसित नहीं हो पाई। अब शुरू में चेतना के विकसित होने का अभ्यास नहीं किया तो बीमारी में कैसे विकसित कर लेगा वो। ये तो शुरू में जो अभ्यास निरंतर करता है वो बीमारी की अवस्था का लाभ उठा सकता है, लेकिन जिसने की नहीं अभ्यास आंतरिक चेतना को विकसित करने के लिए, बीमारी के टाइम में सोच रहा अभ्यास कर लूं तो इसकी तो क्षमता ही नहीं है, विकसित हो ही नहीं पाई वो क्षमता, तो उसको कुछ लाभ नहीं होगा, बीमारी का समय भी उसका वेस्ट ही चला जाएगा। बहुत जो समझदार लोग रहे हैं अपनी जिंदगी में, उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा। भैया रोटी के अर्जित करने के लिए 8 घंटे से ज्यादा मुझे करना ही नहीं है, चाहे हो जाए कुछ भी। हाँ, स्टार्टिंग के दौर की बात अलग होती है, जब आप नया नया कैरियर शुरू होता है, आप थोड़ा उसमें ज्यादा समय लगाते हो उस चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन जो एक एक लेटर एज होती है उसमें भी यदि आप भूतों की तरह काम से चिपके रहोगे तो भैया आप भूत ही बन के घूमोगे शरीर छोड़ने के बाद। फिर तो लालच हो जाता है भैया, उससे ज्यादा की तो जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। ये क्या कर रहे हो सेनापति? आपकी जमा की हुई राशि की हिफाजत जहाँ पर कोई लूट न ले। 100 ताले और लगाए जाएं। यहाँ ताले की कोई जरूरत नहीं, ज़ूपी लूडो में आपका डिपॉजिट है बिल्कुल सेफ। आज ही zupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। भाई अगर आपने 60 साल तक काम कर लिया है, 60 साल की आयु तक, तो फिर उसके बाद जरूरत है भी नहीं, लेकिन आउट ऑफ ग्रीड लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। बहुत लोगों को भैया काम के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ना उनकी कुछ हॉबी है, ना कोई फ्रेंड कभी बनाया, हाँ, ना मैंने कुछ, देखा। मतलब उन्हें समझ ही में नहीं आता कि वो क्या करें। मुझे मालूम है, बस वो उसे हम पंजाबी में क्या कहते हैं, उसे पंजाबी में खोता, खोते का मतलब होता गधा है। ये तो गधा मतलब जो लदा ही रहता है हमेशा 24 घंटे, कहते ना वो खोतिया। जो धोबी का गधा देखा है आपने, वो बड़ी मुश्किल से उसकी पीठ कभी कभी खाली मिलेगी, या हमेशा लदा ही रहता है धोबी का गधा। तो कपड़े घाट तक लेके जाता है तो लदा होता है, कपड़े वापस घाट से लाता है तो लदा होता है, बस थोड़ी देर के लिए घास चरने को मिल जाता है जब वो धोबी कपड़े धो रहा होता है, ना लदा ही रहता है बेचारा। तो ऐसे ही खोते जैसे लोग होते हैं कि बस उन्हें तो लदा ही रहना है, उनका कुछ हो नहीं सकता। भगवान भी सोचते होंगे ये इसे मनुष्य बनाया मैंने, सारा आचरण गधों वाला है इसका, ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, क्या करना चाहता है पता नहीं। तो वो भी ध्यान हटा लेते हैं भगवान भी कि भैया ये तो कौन केस है, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो ये अपनी चॉइस है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसको किस तरीके से जीना चाहते हैं और हम इस जीवन से यूटिलाइज क्या करना चाहते हैं। बहुत से लोग तो इतना गर्व करते हैं अपने पर, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो सारी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम तो इसकी भी निभाते हैं, उसकी भी निभाते हैं, हम समाज की भी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम रिश्तेदारों की भी निभाते हैं। अच्छा, बहुत महान काम करते हो भाई। अपने लिए समय है नहीं, इन्हीं चक्करों में समय बिता दिया और बड़ा गर्व करते हुए कि हम तो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। और जब समय आता है तो पता लगता है अरे हाथ में तो कुछ है नहीं, खाली है। पैसे का तो अंबार है पर अंदर कुछ नहीं है, खाली पड़े हैं, परेशान है, क्या करें। और ऐसे लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो उनकी कितनी दुर्गति होती है तो आप जानते हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब बीमार पड़ जाता है तो। बीमार पड़ने के बाद तो ये हो जाता है, घर के लोग सोचते हैं हाय भगवान, ये बीमार क्यों पड़ गया, हमारी जान आफत में कर दी इसने, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कहता ही रहता है पड़े पड़े बिस्तर पे।
तंग आ जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वही बीमारी है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं कर लूं, अंदर की चेतना तो उसकी जागृत ही नहीं हो पा रही। तो सारे लोग जितने भी हैं, अगर आप परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, मेरा तो यही कहना है कि अपनी कमाई के आवर्स को रेस्ट्रिक्ट करो। 8 आवर्स में इतना कमा लोगे जिससे आराम से बुढ़ापा भी कट जाएगा। उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। किन्हीं ज्ञानी लोगों ने, किन्हीं बहुत ऊंचे दर्जे के लोगों ने ये 8 घंटे वाला नियम तो बनाया होगा ना। ऐਵੇਂ ही थोड़ी बना लिया किसी ने, कुछ सोचा होगा इसके पीछे। फिर एक छुट्टी का भी प्रोविजन रखा होगा उन्होंने, गधों ने थोड़ी रखा है, कोई सेंसिबल लोगों ने कहा होगा भाई एक छुट्टी भी रखनी है संडे की या सैटरडे की, जो भी। ये चीज जो है, ये चीज समझते नहीं, क्योंकि कोई सिद्धांत है ऐसा प्राचीन जिसके आधार पे आज हमारे सामने देखते हैं हम। कोई जॉब कर लो, 8 घंटे की ड्यूटी ज्यादातर होती है आम लोगों में, आम जो कोई इमरजेंसी वाले जॉब पे नहीं है, लेकिन आम लोगों की जॉब पे 8 घंटे की ड्यूटी है ना। जैसे पुलिस है, पुलिस का तो कमाल ही है। मतलब कमाल ये है कि मिनिस्टर को छुट्टी चाहिए, अधिकारी को छुट्टी चाहिए, लेकिन पुलिस में जो थाने में बैठा है उसे कोई छुट्टी नहीं देते, हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं वो, रात और दिन ड्यूटी पे। बताइए, कोई शिफ्ट वाला मैटर नहीं है। गवर्नमेंट पैसे बचाने के लिए शिफ्ट नहीं रखती पुलिस वालों की, पुलिस को एक को रगड़े रखेगी। एक एसएचओ है तो बस उसकी रात और दिन दोनों की ड्यूटी है। भैया सोएगा कब? तुमने क्या समझा है, मशीन समझा है? लेकिन नहीं है नियम। मेरे संपर्क में पुलिस वाले थे, कह रहे जी हमारी तो 12 महीने की ड्यूटी होती है, हमारी तो छुट्टी नहीं होती। पागलपने जैसी चीज है। शिफ्ट बनाओ, चलो ज्यादा नहीं करना, अब 12-12 घंटे की ड्यूटी में डिवाइड कर दो कि सुबह कोई और इंस्पेक्टर देखेगा, शाम को कोई और देखेगा। लेकिन नहीं, मैं ज्यादातर थानों में देखोगे एक ही इंस्पेक्टर है बस, और वही स्टाफ है, वो रात दिन का स्टाफ है, उसे कोई चैन नहीं है जब तक कि वो जबरदस्ती अप्लाई ना कर दे, मुझे तो ये लीव चाहिए, अन्यथा तो उसे छोड़ते नहीं है कोई। तो ऐसी बहुत से लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि उनमें, और कुछ ऐसा मौका है जो प्रोफेशनल होते हैं, वो खुद छुट्टी नहीं लेना चाहते, छुट्टी पे रहते ही नहीं। ये एक तरह का ईगो होता है भैया, मैंने देखा है कि हम तो इतना काम करते हैं, हम तो ये करते हैं, जैसे लगता है कि वो काम करना छोड़ देंगे तो धरती चलेगी ही हाँ, नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि आपको शरीर के बाद की यात्रा के लिए क्या किया आपने, व्हाट यू हैव अर्न। संसार के लिए तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये जो शरीर छोड़ने के बाद की चेतना की यात्रा होगी, उसके लिए क्या किया। चाहे वो सहजी हो या आम आदमी। आम आदमी को तो मैं अपेक्षा भी नहीं रखता उसे ये बात समझ में आए, लेकिन जो सहज से जुड़ा हुआ भी इंसान है, कुछ लोग बहुत सारे इस चीज में अटके हुए रहते हैं आज। मेरे समझ नहीं आता कि भाई करेंगे क्या, ये क्या उन्नत, कैसे उन्नत हो सकते हैं भला। अब आपने देखा जो लोग यहाँ पे 2014 से जुड़े हुए हैं, 14 से जुड़ने के बाद अब 9 साल हो चुके, तब जाकर चेतना में उन्नति आई, अब महसूस करते हैं। लेकिन वो 14 साल पहले थोड़ी उन्नति थी चेतना में, 9 साल का पीरियड लगा है यहाँ तक आने में। मजाक थोड़ी है ये कि 2 दिन में ही हो जाएगा ये। और बिस्तर में पढ़ने पढ़ने का नाम बताएगा तब कैसे चेतना विकसित हो जाएगी, बिस्तर में पढ़े पढ़े। अभ्यास का मैटर है ये, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है ये, बहुत लंबी प्रैक्टिस है। कितने तथ्य हमारे अंदर होते हैं, कितनी सारी कंडीशनिंग होती है, उनको समझना, उनको हटाना, उनसे मुक्त होना आसान कोई है। ये बात कभी कभी लगती है मुझे, यार ये सहज ही तो है, पर वो होगा क्या इनका, कहाँ तक होगा। अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा है, खुद को तो समझ ही नहीं पाए, तो क्या मिलेगा इनको, प्राप्त क्या होने वाला है। ये एक चीज मैंने पीड़ा महसूस करता हूँ। शायद यही कारण है कि आज हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो पीड़ा का ही कारण।
भैया हमारे तो कोई दोस्त भी नहीं बचे अब। जब भी जैसे कुछ अभी 2 दिन पहले का इंसिडेंट है, एक स्कूल का दोस्त आने वाला था तो कहीं मतलब खुशी थी कि ठीक है इतने दिनों बाद आएगा तो बातें होगी। आके वही मोदी वाली एकदम मन भक्तों वाली बात शुरू कर दिया। मन एकदम बिल्कुल अंदर हृदय से आ रहा है कब जाएगा। बोल भी नहीं सकते कि जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, और हृदय में आ रहा है कब हमने जाएगा। तो हमने तो मित्रों के साथ एक नियम बना रखा है, एक शर्त है, पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं करेंगे हम, देश की नेता की बात नहीं करेंगे, हम अपनी बातें करेंगे। वरना तो 100% झगड़ा होना ही है। मतलब झगड़ा इन द सेंस की तर्क वितर्क हुई है। क्योंकि कई बार लोग विपरीत भाव रखने वाले आते हैं तो फिर तो समस्या हो जाती है ना। मैं तो मेरे जो भी नजदीकी दोस्त हैं उनसे क्लियर कट है, भाई ये वाली बातें हम नहीं करेंगे, हम इसके अलावा बाकी बातें करेंगे। क्योंकि मित्रता चल नहीं पाएगी फिर, हालत ये है। पर लोगों के अंदर इतना इग्नोरेंस है भैया कि लगता है कि शायद बोलने से कुछ समझ में आ जाए। नहीं आएगा समझ में, मैं लिख के दे सकता हूँ, समझ में नहीं आएगा। जिसके आगे अंध भक्त लग गया, नहीं समझ में आता। वो अंध ही वो परमानेंट वाला फीचर है ये। अंध अंध इज द परमानेंट फीचर, ये नहीं हटता। आप उनके सामने जो उनके चहेते नेता हैं, उनकी सारी कारगुजारियों को प्रमाण के साथ रख भी दोगे ना, और उनके चहेते नेता जेल में भी अगर चले जाएंगे ना, जेल में भी सजा हो जाएगी ना उन्हें, और कोर्ट उन्हें सजा भी दे देगी ना, तब भी उनकी भक्ति छूटती नहीं है। और ये डिसअपॉइंटमेंट वैसे ये है कि इन लोगों को बेसिक भी नहीं समझ में आ रहा। यही डिसअपॉइंटिंग लगता है कि शैलो थिंकिंग है। हाँ, वो समझ ही नहीं सकते, मतलब उनके पास समझने की क्षमता ही खत्म हो जाती है ही नहीं। वो कहेंगे जी ये तो इनके साथ अन्याय हुआ है, बस वो यही कहते रहेंगे, अन्याय हो गया, ये तो बहुत बढ़िया था, सबने फंसा दिया इन्हें जान। जबकि वो उनके सारा करप्शन सामने आ जाए, बिल्कुल। अब वर्तमान स्थिति में देखो ना, हमारी सत्ता के कितने तगड़े तगड़े करप्शन सामने आए हैं। 7.5 लाख करोड़ का करप्शन अभी 3-4 दिन पहले ही सामने आया है। 7.5 लाख करोड़ का कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट में तो 20,000 करोड़ का था करप्शन, इसमें 7.5 लाख का, 7.5 लाख करोड़ का करप्शन अभी हाल में ही आया है। और वो छोटे छोटे तो अनगिनत केस हैं, 10-10, 20-20 हजार, 50,000 करोड़ के तो अनंत केसेस हैं। अपने मित्रों को बांट दिए, वो भाग गए, फिर उनका माफ कर दिया, ये कितने ही केस हैं। ये तो अभी 3 दिन से अभी चर्चा ही चल रही है, 7.5 लाख वाले, ये गडकरी वाले, उसकी सड़क बनाने में 18 करोड़ की कीमत होती थी सड़क की, 1 किलोमीटर की 250 करोड़ रुपए चार्ज किए। 15 करोड़ वाली सड़क के 25 करोड़ बिल बनाया है। तो अभी साबित ही हो गया है, प्रूव हो गया है, सरकारी डिपार्टमेंट जो है उसी ने प्रूव किया है, जो ऑडिट किया है। और क्या लूटेंगे, और तब भी उन्हें भक्तों को नहीं यकीन होता। भक्त तो अब भी इसमें षड्यंत्र ही देख रहे हैं, कोई षड्यंत्र है। नहीं, उनका कहना है भैया कि कांग्रेस भी तो किया था, बस यही एक लाइन रहता मतलब है। मजाक की बात, हैरानी तो यही होती है भाई, ठीक है, अगर कांग्रेस ने किया था तभी तो हमने बदली उसे, हमने तभी तो कांग्रेस को वोट नहीं दिया, तुम्हें दिया कि तुम अच्छी सरकार बनाओगे। अब तुम उनका उदाहरण ले लेके उससे भी 4 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई भाई? मतलब कितनी भाई मूर्खों वाली बात है। लोग अलग अलग धर्म के हो गए हैं पर इंसान कोई नहीं रह गया है, समझ में तो अभी तो यही समझ में आता है कि मतलब दूसरी कम्युनिटी के लोगों को प्रॉब्लम है तो वो एम्पैथी ही नहीं आती है अंदर लोगों को। प्रॉब्लम यही हो गई है कि इंसान के शरीर में इंसान मर गया है। इंसान के शरीर में इंसान मर गया है, आज का इंसान हैवान हो गया है। और जब अंधभक्त हो, श्री माता जी के
उससे आत्म साक्षात्कार कार पाए हुए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए, तब क्या होगा उन अनुभक्तों का? मेरे को तो बड़ा मजा आता है। कंफ्यूज। और उसपे फेसबुक पे लिख देते हैं, अरे आप कैसे सहजी हो, ऐसी बातें कर रहे हो। आप ही अभी तो बता कुछ दो दिन कैसे पहले ही सहजी, लिखा था भाई। आप ही बता दो कैसे सहजी हो। समझ ही नहीं आ रहा हमें। मैंने कहा भैया मत समझो, समझने का कष्ट कर भी क्यों रहे हो, छोड़ दो, मत समझो हमें। मतलब हंसी आती है। और आप कुछ भी लिख दोगे तो बोलेंगे आप किसी के लिए भी देखती हूँ, या कुछ बोल दो तो कहेंगे आप उनको सपोर्ट क्यों करें, हमने कब कहा कि हम उन्हें सपोर्ट करें, हम वही तो तो, देश वही को तो। सपोर्ट कर रहे हैं। अब अभी अभी कौन कौन पागल है, वो सहजी हाँ। लिखे जा रहा है, अब कांग्रेस को सपोर्ट मत करो। अरे भैया मेरी पोस्ट में कहाँ लिखा कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं? ये तो मानवता के ऊपर पोस्ट लिखी हुई है। और दुर्दशा आपने में तो नहीं, नहीं कांग्रेस को सपोर्ट, हाँ, कमाल है। हमने भी नीचे बहुत बोला। हंसी आती है देख के, बड़ी हंसी आती है मुझे। मुझे तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है। मैंने कहा तेरा क्या होगा कालिया, ऐसा वाला डायलॉग आता है। अब तो ना सही में कोई दोस्त वैसा बचा है, ना किसी से बात करने की इच्छा होती है। मतलब हम बदल गए लेकिन लोग वैसे ही रह गए हैं ना, और हम तो वापस हमारा उनके जैसे भारत, हो नहीं सकते। हमारे भारत के समाज के लोग दो वर्गों में बट गए हैं। एक अंधभक्तों का वर्ग है, और एक जो अंधभक्त नहीं है उनका वर्ग है। ऑटोमेटिकली डिवीजन हो गया है। बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल। हाँ, आने वाले समय में जैसे आपने देखा होगा, सरनेम जो होते थे, सरनेम वो होते थे जो इंसान का क्रियाकलाप होता था प्राचीन काल में, और वो जो क्रियाकलाप था, जो उनके कार्य थे, वो सरनेम के रूप में लगा दिए जाते थे। जैसे किसी का बोतल का काम है तो बाटली वाला, किसी का बारूद का काम है तो बारूद वाला। गुजरात में तो ऐसे बहुत सारे हैं, है ना? तो अब हीरा आगे क्या वाला। लिखा जाएगा? आप सोच लीजिए आगे क्या लिखेंगे ये लोग, इनकी आने वाली पीढ़ियां क्या लिखेंगी, है ना? बड़े गर्व से लिखा करेंगी आने वाली पीढ़ियां, राकेश कुमार अंधभक्त।